नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में। एक्चुअल में ये जो मुद्दा है इस वर्ष काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि भारत के 15वें राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू जी का निर्वाचन किया गया है। इसलिए इस मुद्दे पर काफ़ी सवाल आ सकते हैं। तो जानते हैं किस प्रकार के सवाल इस मुद्दे पर बन सकते हैं और उन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले सवाल की बात करें तो पहला सवाल है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन कीजिएगा। पहला स्टेटमेंट है, राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के मनोनीत सदस्य भी पार्टिसिपेट करते हैं। अब हमें इन दो स्टेटमेंट के आधार पर सही विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन ए केवल एक सही है, ऑप्शन बी केवल दो सही है, ऑप्शन सी एक और दो सही है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई सही नहीं है। अब हम इन दोनों स्टेटमेंट को देखें तो हमको क्या पता लगेगा, दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता है, बल्कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। यानी कि जब राष्ट्रपति के निर्वाचन में बात करते हैं तो जनता का प्रत्यक्ष रूप से पार्टिसिपेशन नहीं है। यहाँ पार्टिसिपेशन लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों का है, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों का है, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों का पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। इसके अलावा दिल्ली और पांडिचेरी जो विधानसभा है उनके निर्वाचित सदस्यों का भी पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। यानी कुल मिलाकर राष्ट्रपति का निर्वाचन जनप्रतिनिधियों के माध्यम से किया जाता है, ना कि जनता के द्वारा। तो आपका पहला स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो जाता है। और वहीं अगर दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो कहा गया है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के मनोनीत सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं। ये एकदम रॉन्ग है, क्योंकि अगर हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ें तो भारत को एक गणतंत्र बताया गया है और गणतंत्र की अवधारणा के लिए आवश्यक है कि भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष है वो निर्वाचित होना चाहिए। और निर्वाचन में प्रत्यक्ष निर्वाचन भी हो सकता है, अप्रत्यक्ष भी हो सकता है, लेकिन अप्रत्यक्ष निर्वाचन में हम कभी भी मनोनीत सदस्यों को पार्टिसिपेशन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो जो है जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं होते हैं। तो इस स्थिति में हमने क्या किया है, इस स्थिति में हमने राष्ट्रपति के निर्वाचन में न केवल अगर हम संसद के बारे में बात करें बल्कि विधानसभा में भी केवल और केवल निर्वाचित सदस्यों को ही पार्टिसिपेशन करने का काम किया है। यानी कुल मिला के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। कुल मिला के यहाँ पर पहला स्टेटमेंट भी गलत हो गया, दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया और आंसर होता है हमारा डी। और अगर हम राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल को देखें तो हमें कहाँ देखने को मिलता है, हमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में देखने को मिलता है, जहां पर क्या कहा गया है, राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक गण के सदस्य करेंगे जिनमें कौन शामिल है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। दोनों सदन मतलब लोकसभा के भी निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के भी निर्वाचित सदस्य। यानी कि आप स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत सदस्यों को कोई स्थान नहीं दिया गया है। वहीं अगर अन्य सदस्यों की बात करें तो राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में पार्टिसिपेशन दिया गया है। अब यहाँ पर इससे ये भी स्पष्ट होता है कि राज्यों में जो विधान परिषदें काम करती हैं उन विधान परिषदों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में पार्टिसिपेशन नहीं दिया गया है। अर्थात राज्यों की विधानमंडल के केवल निम्न सदन राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं, उच्च सदन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और वहीं अगर स्पष्टीकरण को पढ़ेंगे तो आपको ये पता लगेगा, इस अनुच्छेद और अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया मिलती है। कहा गया है, राज्य के अंतर्गत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र राज्य क्षेत्र और आपका पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र भी शामिल है। यानी कुल मिलाकर क्या मतलब हुआ इस बात का, इस बात का मतलब ये है, यहाँ पर जो राज्य शब्द इस्तेमाल किया गया है वहां पर दिल्ली और पांडिचेरी भी शामिल है। इसका मतलब ये है, दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे। क्या आप लोग की बात जानते हैं, ओरिजिनली यहाँ पर दिल्ली और पांडिचेरी के लिए प्रावधान नहीं था। इस प्रावधान को जोड़ा गया है 70वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से। तो 70वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से दिल्ली पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेशन दिया गया। तो अब अन्य सवालों को देखें। चलिए भाई, अब अन्य सवालों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे सामने दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है, निर्वाचन मंडल के सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। अब इस निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल है? पहला है
लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, दूसरा है राज्य विधानमंडल के उच्च सदन के सदस्य, तीसरा है राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्य। अब खास बात देखिएगा, हमने निर्वाचन मंडल में कौन कौन जाना है। निर्वाचन मंडल में हमने जाना कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य हैं और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हैं। क्या यहाँ पर राज्य विधानमंडल के उच्च सदन अर्थात विधान परिषद के सदस्य देखने को मिलते हैं? नहीं देखने को मिलते हैं। यानी कि राज्य विधानमंडल के उच्च सदन के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अब भाई साहब क्यों पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं? जब हम राज्य विधानमंडल के बारे में बात करते हैं तो राज्य विधानमंडल भारत में आपको एक रूप नहीं दिखाई देगा। यानी कुल मिला के भारत में 28 राज्य हैं और इन 28 राज्यों में से केवल 22 राज्य ऐसे हैं जहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, 22 राज्यों में एक सदनीय व्यवस्था देखने को मिलती है और मात्र 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था देखने को मिलती है। यानी कि भारत के केवल 6 राज्यों में आपको विधान परिषद देखने को मिलती है। तो ऐसे में हम विधान परिषदों को पार्टिसिपेशन कैसे दे देते हैं? तो हमने यहाँ पर विधान परिषदों को पार्टिसिपेशन नहीं दिया है, केवल राज्य विधानमंडल के जो निम्न सदन है उनके निर्वाचित सदस्यों को पार्टिसिपेशन दिया गया है। इसलिए पहला वाला सही है, तीसरा वाला सही है और दूसरा वाला रॉन्ग होता है और आंसर होगा हमारा सी। तो निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल है? इसके अनुसार लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्य कुल मिला के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल हैं। तो ओवरऑल क्या हुआ? ओवरऑल संसद के दोनों सदन अर्थात राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य यहाँ पर राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। और वहीं यहाँ पर राज्य की परिभाषा में कौन शामिल है? दिल्ली और पांडिचेरी भी शामिल हैं। इसलिए दिल्ली पांडिचेरी जो यूनियन टेरिटरी हैं उनकी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। तो अब अगले क्वेश्चन को देखें। चलिए भाई अब देखते हैं अगले सवाल को। क्वेश्चन नंबर है हमारे सामने तीसरा। क्वेश्चन पूछा गया है, निर्वाचन मंडल के सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। अब इस निर्वाचन मंडल में कौन शामिल नहीं है? यानी कि स्टेटमेंट क्या पूछ रहा है? ये स्टेटमेंट पूछ रहा है इस निर्वाचन मंडल में कौन शामिल नहीं होगा। अब देखिएगा, पहला लिखा गया है राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, दूसरा लिखा गया है राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के मनोनीत सदस्य और तीसरा लिखा गया राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। अब एक बात बताओ, यहाँ पर मनोनीत सदस्य तो राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहे हैं। तो कुल मिला के जैसे ही मनोनीत देखेंगे वैसे ही आपको कुल मिला के क्या करना है, ये इनके निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं है। तो राज्यसभा के मनोनीत सदस्य निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं है, राज्य विधानमंडल का निम्न सदन अर्थात विधानसभा के मनोनीत सदस्य इनके निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं है। और वहीं अगर राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य की बात की जाए तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों के साथ साथ राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पांडिचेरी यूनियन टेरिटरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इनके निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसलिए यहाँ पर पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है और आंसर होगा आपका ए। क्योंकि हमको यहाँ पर क्या निकालना था, हमें यहाँ पर वो ऑप्शन ऑप्ट करना था जिसमें हम ये देख सकें कि कौन इस निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं है। तो इस शब्द पर विशेष ध्यान दीजिएगा। अक्सर छात्र जो हैं नहीं शब्द पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिस चक्कर में उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है चौथा। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? कथन है और कारण है। कथन क्या है? भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है। और कारण क्या है? एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर बनता है। अब यहाँ पर सही विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन ए है, ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन बी है, ए गलत है किंतु आर सही है। ऑप्शन सी है, ए और आर दोनों सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। ऑप्शन डी है, ए और आर दोनों सही हैं किंतु ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है। अब एक बार क्वेश्चन देखिए, कथन क्या कहता है। इस वाले क्वेश्चन में ना हमेशा एक बात ध्यान रखिए, पहले दोनों स्टेटमेंट को अलग अलग पढ़ेंगे और ये देखेंगे क्या दोनों स्टेटमेंट सही हैं या गलत हैं, या कोई एक स्टेटमेंट गलत है या एक स्टेटमेंट गलत है, या फिर देखते हैं सही क्या है ना। तो पहला स्टेटमेंट देखिए, कथन ए क्या है? भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है। हमने अभी डिस्कस किया है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जनप्रतिनिधि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो कथन तो एकदम सही है। कारण
देखिएगा, एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिलकर बनता है। यानी कि आपके सामने ये है, एक निर्वाचन मंडल है जिसमें राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य हैं, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य हैं और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हैं। अब बहुत सारे लोग कहेंगे सर जी यहाँ पर दिल्ली और पांडिचेरी के निर्वाचित सदस्यों की बात नहीं की गई है, तो ये स्टेटमेंट गलत होना चाहिए। तो पहली बात तो ये, क्या यहाँ पर केवल शब्द का इस्तेमाल किया गया है? यहाँ पर केवल शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। दूसरा, अगर केवल शब्द का भी इस्तेमाल कर दिया जाता तब भी स्टेटमेंट गलत नहीं होता। क्यों गलत नहीं होता? आपको याद होगा आर्टिकल 54 में आपकी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत कौन है? राज्य की परिभाषा के अंतर्गत दिल्ली भी आता है और पांडिचेरी भी आता है। इसीलिए यहां पर जो कहा गया है कि संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिलकर बनता है, तो कुल मिला के यहां पर राज्य शब्द में कौन कौन है? दिल्ली और पांडिचेरी भी शामिल हो जाता है। इसलिए आपका कारण वाला जो स्टेटमेंट है वो भी सही होता है। अब कुल मिला के हमको ये देखना है कि कथन ए भी सही हो गया, कारण आर भी सही हो गया, लेकिन क्या कारण कथन की व्याख्या करता है? अब देखें भाई, इसको जानने के लिए इस क्वेश्चन को इस तरह पढ़िएगा। भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है क्योंकि एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर बनता है। यानी कुल मिला के स्टेटमेंट सही है। हो क्या रहा है? हो ये रहा है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन क्यों है? क्योंकि एक निर्वाचन मंडल के द्वारा निर्वाचन है जिसमें संसद के दोनों सदन पार्टिसिपेट कर रहे हैं और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसलिए आंसर क्या होगा? इसलिए यहाँ पर आंसर होगा सी, जहां पर ए और आर दोनों सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। समझ में आया? चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए भाई, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारे सामने 5वां। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में दिल्ली और पांडिचेरी को भाग लेने का अधिकार दिया गया? 52वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन, 70वां संविधान संशोधन या फिर 73वां संविधान संशोधन? जैसे हमने अभी ये जाना कि ओरिजिनली दिल्ली और पांडिचेरी जो है, या फिर हम यूनियन टेरिटरी की बात करें तो यहाँ पर पार्टिसिपेशन नहीं है राष्ट्रपति के चुनाव में, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाओं को जो पार्टिसिपेशन दिया गया वो 70वें संविधान संशोधन के बाद दिया गया। तो 70वें संविधान संशोधन के माध्यम से दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाओं को राष्ट्रपति के निर्वाचन में पार्टिसिपेशन दिया गया। और वहीं अगर 52वें संविधान संशोधन की बात करें तो ये किससे संबंधित है? ये दल बदल से संबंधित है। और वहीं 61वें संविधान संशोधन की बात करें तो 61वें संविधान संशोधन का संबंध भारत में मतदान की आयु से है। तो मतदान की आयु को घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया था 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से। और वहीं अगर 73वें संविधान संशोधन की बात करें तो 73वां संविधान संशोधन पंचायत को संवैधानिक दर्जा देने संबंधित है। तो यहां पर हमारा आंसर क्या है? यहां पर आंसर होगा 70वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो इस प्रकार के क्विज़ेस के लिए लगातार जुड़े रहिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक